हाँ जी, स्वागत है आप सभी का मालवीय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो लास्ट 2 क्लासेज में हमने ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से जो शॉर्ट नोट्स थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया था, यानी पूरे चैप्टर को हमने शॉर्ट में समझ लिया था कॉन्सेप्चुअली, और जो याद करने वाली चीज़ें हैं उनको भी हमने याद कर लिया था। उसके बाद आज की क्लास में हम जो विगत वर्ष में क्वेश्चंस आए हैं, जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। 2022 से लेकर के 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम यहाँ पे देखेंगे। अब जो PYQ है इन पे क्यों इम्पोर्टेंस दी जा रही है, इनको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जा रही है, क्यों इस पे जोर दिया जा रहा है, ये इसलिए कि जो PYQ है वो हमको काफ़ी कुछ अंदाज़ा देते हैं एग्जाम के बारे में। मेरा पहले भी जोर रहा है इस बात पे कि हम PYQ हमेशा सॉल्व करें। कोई भी चैप्टर पढ़ के उसके PYQ अगर हम सॉल्व करते हैं तो एक तो चैप्टर पे जो हमारी कमांड है वो बढ़ जाती है, क्वेश्चंस होंगे तो हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा कि जो हमने पढ़ा है वो अप्लाई भी हो रहा है। उसके अलावा आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपके चैप्टर से क्वेश्चंस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जब तक आप PYQ नहीं करते हैं तो आपको कुछ अंदाजा ही नहीं रहता है उस चैप्टर का। आप बस तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के, तो आपको अंदाजा नहीं चलेगा। जैसे ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएंगे तो आपका अलग ही एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इससे, और ये मेरा स्ट्रॉन्ग है, और जहाँ से क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं वो आपका वीक पॉइंट हो जाएगा, तो उसको आप फिर से पढ़ लीजिएगा। तो आज हम PYQs देखेंगे। PYQ से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मालवीय एकेडमी के चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो इस चैप्टर के जो PYQ है वो हम देखने वाले हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव एवं समष्टि। देखो तो पहला क्वेश्चन है माइकोराइजा से रिलेटेड है। मैंने आपको माइकोराइजा पढ़ा दिया है। जब हम म्यूचुअलिज्म पढ़ रहे थे तो उस टाइम मैंने आपको बताया था माइकोराइजा के बारे में। ठीक है, माइकोराइजा क्या है? प्लांट्स और हायर प्लांट्स और फंजाई के बीच का रिलेशनशिप है। इसमें क्या होता है, इसमें जो प्लांट्स हैं उनके अंदर फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता होती है, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, तो वो प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाते हैं। और जो फंजाई है उनके अंदर खाना बनाने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल ही नहीं होता है। वो क्या करते हैं, वो खाने के लिए डिपेंड होते हैं प्लांट्स पे, और बदले में प्लांट्स को वो या तो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करके दे देंगे या फिर वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था माइकोराइजा में क्या होता है, फंजाई यानी कवक और हायर प्लांट्स यानी उच्च पौधों के मध्य संबंध होता है। और ये संबंध कैसा होता है, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप होता है। इस संबंध में सहजीविता होती है, एक दूसरे पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं, यानी एक को हटा देंगे तो दूसरा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, इस तरह की रिलेशनशिप होती है इसमें। ठीक है, तो ये जो फंजाई और प्लांट्स के मध्य, इनमें दोनों स्पीसीज एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो दोनों स्पीसीज को क्या होगा, फायदा होगा। तो माइकोराइजा दोनों स्पीसीज में फायदा हो और दोनों एक दूसरे पे म्यूचुअली क्या हो, डिपेंडेंट हो, इस टाइप की रिलेशनशिप को आपको पता ही है। तो क्या बोला जाता है, म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म या इसको सहोपकारिता बोला जाता है। इसी को कई बार सिम्बायोसिस या सहजीविता भी बोला जाता है। ठीक है, अब ये जो प्लांट है, प्लांट क्या करेगा, प्लांट फूड बनाएगा। मैंने आपको बताया है फूड किसको दे देगा, फंजाई को। फंजाई क्या करेंगे, वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेंगे, और ये किसको दे देंगे, प्लांट्स को दे देंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों के मध्य रिलेशनशिप पाया जाता है। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है और हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को करते टाइम आपको सिंपल ही एक बात का ध्यान रखना है कि जो स्टेटमेंट पूछा है करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है, यानी सही स्टेटमेंट पूछा है या गलत स्टेटमेंट पूछा है, उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, सही कथन पूछा है। चलो तो पहले कथनों को पढ़ो। फंगल सिम्बायोंट एब्जॉर्ब फास्फोरस, और देखो ये न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्ब करते हैं ना, वाटर के अलावा न्यूट्रिएंट,
इस न्यूट्रिएंट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉस्फेट को ये एब्जॉर्ब करते हैं। फास्फोरस को फॉस्फेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब करके किसको प्रदान करते हैं, प्लांट को। ठीक है, तो इसमें क्या है, फंगल सिम्बायोंट एब्जॉर्ब फास्फोरस फ्रॉम द सॉइल एंड पासेस इट ऑन टू द रूट्स ऑफ द प्लांट। ये बात सही है। फंगस क्या करेंगे, मिट्टी से, सॉइल से फास्फोरस को एब्जॉर्ब या अवशोषित करेंगे और उसको किसको दे देंगे, प्लांट्स या पौधों को दे देंगे। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, सही हो गया कि कवक सहजीविता में मिट्टी से फास्फोरस को अवशोषित करता है और उसको क्या देता है, किसको दे देता है, पौधों की जड़ों को दे देता है। ये तो स्टेटमेंट सही हो गया। उसके अलावा एक और मैं बता दूं, ये जो जितने भी फंजाई होते हैं जो माइकोराइजा में रिलेशनशिप बनाते हैं, ये जनरली कौन से जीनस के होते हैं, ये ग्लोमस जीनस के होते हैं। कौन से जीनस के होते हैं, ग्लोमस जीनस के होते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो फंजाई हैं वो कौन से जीनस के हैं, ग्लोमस जीनस के। तो मैनी मेंबर्स ऑफ द जीनस ग्लोमस फॉर्म माइक्रोराइजा। ठीक है, तो ग्लोमस जीनस के कई सदस्य माइक्रोराइजा बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद इन पैडीफील्ड्स माइक्रोराइजा सर्व्स एज ए इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर। पैडीफील्ड्स, मोनोकॉट्स की बात हो रही है यहाँ पे, पैडी यानी धान की बात हो रही है। धान में नहीं होता, ये उच्च पौधों में होता है जिनकी रूट्स बहुत डेवलप्ड होती है, उनके अंदर ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। पैडीफील्ड्स के अंदर नहीं, ये हायर प्लांट्स के अंदर होता है। ठीक है, उच्च पौधों के अंदर। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत। प्लांट्स विद माइक्रोराइजा शो टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्राउट। हाँ, अब जैसे माइक्रोराइजा में फंजाई का काम क्या है, फंजाई का काम है माइक्रोराइजा में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना, ठीक है, और वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो जो प्लांट माइक्रोराइजा में फंजाई से जुड़े हुए हैं तो उनके अंदर तो पानी की कमी आएगी नहीं। ठीक है, कितना भी सूखा पड़ेगा तब भी उनके पास क्या है, फंजाई है, वो एब्जॉर्ब करके ला करके देगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, सही। तो अब देखो करेक्ट वाले कितने हो गए, ए बी सी तो गलत हो गया, डी, ए बी डी, कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसके अंदर, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नंबर ऑफ द डेथ अंडर आइडियल कंडीशन विद नो कंपटीशन अबंडेंट रिसोर्सेज सच एज फूड एंड वाटर। मैंने आपको पॉपुलेशन ग्रोथ में आपको पढ़ा रहा था, उस टाइम मैंने आपको बताया था पॉपुलेशन ग्रोथ में क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ में हमने एट्रीब्यूट्स पढ़े थे। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ से पहले हमने पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट पढ़े थे, मोर्टेलिटी, नेटेलिटी। ठीक है, इनकी रेट हमने देखी थी। तो वहां पे हमने जो मोर्टेलिटी रेट देखी थी, और वो मोर्टेलिटी रेट दो तरीके से हो सकती है। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट आपको पता है पर कैपिटा कितनी डेथ्स हुई हैं, ठीक है, प्रति इंडिविजुअल कितने लोग मरे हैं, वो वहां की मोर्टेलिटी रेट बताएगी। ठीक है, ये दो तरीके की हो सकती है। एक तो आप सोचिए, एक तो आइडियल कंडीशन में डेथ क्या होगी, कम होगी, वो अलग तरह की मोर्टेलिटी है, और एक नॉर्मल कंडीशन में रिसोर्स भी लिमिटेड हो सकते हैं, वहां पे पैथोजेंस भी हो सकते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में डेथ क्या होगी, ज्यादा होगी। दो तरह की मोर्टेलिटी हो सकती है। ठीक है, दो तरह की मोर्टेलिटी के टाइप्स हो सकते हैं। एक तो हो गया एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी, एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी। ठीक है, एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी को बोलते हैं पूर्ण मृत्यु दर, हिंदी में इसको बोलेंगे पूर्ण मृत्यु दर। दूसरा है रियलाइज्ड मोर्टेलिटी, दूसरा है ठीक है, दूसरा है रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। ठीक है, एक तो हो गया एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी, दूसरा हो गया रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। रियलाइज्ड मोर्टेलिटी का मतलब होता है वास्तविक मृत्यु दर। ठीक है, तो टू टाइप की मोर्टेलिटी होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी पूर्ण मृत्यु दर, और रियलाइज्ड मोर्टेलिटी यानी वास्तविक मृत्यु दर। अब रियलाइज्ड मोर्टेलिटी होती है और एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी है।
अब ये दोनों अलग अलग डिपेंडेंट करता है कि वहां पे रिसोर्सेज क्या है, वहां पे रिसोर्सेज अबंडेंट में है या रिसोर्सेज कम है, उसके आधार पर इस मोर्टेलिटी को देखा जाता है। टू टाइप की है, एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी और रियलाइज्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था मोर्टेलिटी क्या होती है, बताओ क्या होती है मोर्टेलिटी, बताइए मोर्टेलिटी क्या होती है, बताओ मोर्टेलिटी क्या होती है। मोर्टेलिटी होती है पर कैपिटा डेथ्स, ठीक है। किसी भी एरिया में प्रति इंडिविजुअल, प्रति व्यक्ति कितने लोगों की मृत्यु हो गई है, वो वहां की क्या कहलाएगी, मोर्टेलिटी या मृत्यु दर कहलाएगी, ठीक है। अब देखो, अब यहां पे क्वेश्चन दे रखा है कि नंबर ऑफ डेथ्स अंडर आइडियल कंडीशन। आइडियल का मतलब रिसोर्सेज क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे, यानी वहां पे कोई भी कंपटीशन नहीं होगी। वहां पे रिसोर्सेज क्या है, अबंडेंट मात्रा में है, रिसोर्सेज क्या है, प्रचुर मात्रा में संसाधन है, प्रचुर मात्रा में संसाधन है, वहां पे कोई भी कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा नहीं है। तो ये तो आदर्श परिस्थिति हो गई, कोई भी पैथोजन भी नहीं है, कोई भी डिजीज भी नहीं है। तो इस आदर्श परिस्थितियों में मृत्यु कम होगी कि ज्यादा होगी, मृत्यु तो कम होगी। तो इस टाइप की मोर्टेलिटी को क्या बोला जाता है, इस टाइप की मोर्टेलिटी को बोला जाता है एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी, ठीक है। इस टाइप की मोर्टेलिटी को क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी। और जब रिसोर्सेज क्या होंगे, लिमिटेड होंगे, कम होंगे, वहां पे पैथोजन का भी खतरा होगा, इसके अलावा वहां पे कंपटीशन भी होगा, तो इस टाइप की मोर्टेलिटी को बोलते हैं रियलाइज्ड मोर्टेलिटी। तो हमसे कौन सी यहां पे पूछा है, यहां पे आइडियल कंडीशन वाली पूछा है। तो आइडियल कंडीशन में जो मोर्टेलिटी होगी उस मोर्टेलिटी को बोलते हैं, उस मृत्यु दर को कौन सा टाइप बोलते हैं, एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट मोर्टेलिटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैंने ये आपको पढ़ाया है कॉम्पिटेटिव रिलीज। कॉम्पिटेटिव रिलीज क्या होता है, जब कोई डोमिनेंट प्रीडेटर मौजूद नहीं होता है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जो वहां के जो छोटे शिकारी हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे, पूरे एरिया में फैल जाएंगे। लेकिन जैसे डोमिनेंट प्रीडेटर आया या कीस्टोन स्पीशीज आई तो वो फिर से एक छोटी सी जगह में जाकर के क्या हो जाएंगे, छोटी सी जगह में जाकर के रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। इस टाइप के जो फिनोमिना होती है उसे क्या बोला जाता है, कॉम्पिटेटिव रिलीज। जैसे मैं आपको बता भी चुका हूं, फिर से मैं बता देता हूं। ये कोई एरिया है, ठीक है, मान लीजिए क्या है, ग्रासलैंड है, यानी घास का मैदान है, और इस घास के मैदान के अंदर काफी सारे जीव रह रहे हैं, ठीक है। फॉक्स, देखो ग्रास है, मैं आपको फूड चेन बताऊं तो ग्रास यानी घास, घास को कौन खा रहा है, रैबिट भी खा रहे, घास को रैबिट खा रहे हैं। रैबिट को मान लीजिए कौन खा रहा है, फॉक्स खा रही है, लोमड़ियां खा रही है। और लोमड़ी को कौन खाता है, लॉयन खाता है, लॉयन टॉप प्रीडेटर होता है, ठीक है। तो ये पूरी फूड चेन चल रही है। मान लीजिए यहां से लॉयन को हटा दें, ठीक है, यहां से लॉयन को हटा दें तो फॉक्स पूरे एरिया में फैल जाएंगे, लॉयन का उनको डर ही नहीं है, ठीक है। फॉक्स क्या होंगे, हर जगह पे फॉक्स फैल जाएंगे, फॉक्स हर जगह पहुंच जाएंगे खाना खाने के लिए, हर जगह पे लोमड़ी पहुंच जाएगी खाना खाने के लिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे लॉइन की एंट्री करवा दिया जाए, लॉइन की एंट्री करवा दी जाए तो ये फॉक्स क्या है, लॉइन से डरती है, क्योंकि लॉइन टॉप प्रीडेटर है, इनको मार सकता है, फूड चेन में इनको खाता है। तो ये क्या होंगे, एक एरिया में जाकर के ही सिमट के रह जाएंगे। यहाँ से फॉक्स उठ करके अपने ऐसे एरिया में चले जाएंगे जहां पे वो सुरक्षित हैं। यानी क्या हुआ, ड्रामेटिकली इनका क्या हो गया, ड्रामेटिकली ये क्या हो गए, सिकुड़ गए, इनका एरिया क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड हो गया। और फिर से लॉइन को यहां से हटा दिया तो क्या होगा, ये फिर से कहां पे, फिर से पूरे एरिया के अंदर फैल जाएंगे। यानी इनके अंदर जो कंपटीशन बनी है उसका क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इसे ही, इस पूरी घटना को बोलते हैं कॉम्पिटेटिव रिलीज, ठीक है, प्रतिस्पर्धी विमोचन या कॉम्पिटेटिव रिलीज। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, कॉम्पिटेटिव रिलीज या प्रतिस्पर्धी विमोचन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर पढ़ा दिए हैं, वहां से भी आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इनको हमने शॉर्ट नोट्स में, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका हमने शॉर्ट नोट्स में देख लिया। अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ को इवोल्यूशन।
ठीक है। और को इवोल्यूशन कहां पे आपको दिख रहा था, बताओ को इवोल्यूशन कहां पे दिख रहा था? को इवोल्यूशन दिख रहा था म्यूचुअलिज्म के अंदर। किसके अंदर? म्यूचुअलिज्म के अंदर या सहोपकारिता के अंदर। इसी को सिम्बायोसिस भी बोलते हैं या सहजीविता भी इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो स्पीसीज ए और बी आपस में क्या होती हैं, क्लोजली रिलेटेड होती हैं, यानी एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज पर पूर्ण रूप से निर्भर है। इसे ही ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप हमने बोला था, ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप, यानी एक दूसरे पे पूर्ण रूप से निर्भर, ठीक है, अनिवार्य रूप से निर्भर है एक दूसरे पे, ठीक है, अनिवार्य रूप से निर्भर है एक दूसरे पे। तो क्या होगा, एक दूसरे पे अनिवार्य रूप से निर्भर है और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रही है। एक स्पीसीज को चेंज करिए तो दूसरी स्पीसीज को भी चेंज करना पड़ेगा अगर साथ रहना है तो क्या होगा, एक स्पीसीज के अंदर इवोल्यूशन होगा तो दूसरी स्पीसीज के अंदर भी इवोल्यूशन होगा। तो दोनों का साथ में इवोल्यूशन हो रहा है, दोनों साथ में क्या हो रही हैं, को इवॉल्व हो रही हैं, को इवॉल्व हो रही हैं। तो इस घटना को बोलते हैं सह विकास। इस घटना को क्या बोला जाता है, सह विकास या को इवोल्यूशन। तो को इवोल्यूशन किसके अंदर देखा जाता है, म्यूचुअलिज्म के अंदर। और म्यूचुअलिज्म के एग्जांपल आपको पता ही है, लाइकेन हो गया, माइकोराइजा हो गया, ठीक है, और लाइकेन हो गया, माइकोराइजा हो गया। इसके अलावा फिग ट्री एंड वेस्प हो गया। उसके अलावा एक एग्जांपल और है, वो बताइए क्या हो गया, फिग ट्री एंड वेस्प के अलावा फोर्थ एग्जांपल क्या है, ठीक है, वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो अब यहां पे देखते हैं सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश, सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश, ये तो एग्जांपल कॉमन सेलिज्म का है। बार्निकल एंड वेल, ये एग्जांपल भी कॉमन सेलिज्म का है। वेस्प एंड फिग, ततैया और अंजीर, इनके बीच में क्या पाया जाता है, को म्यूचुअलिज्म रिलेशनशिप पाया जाता है। और म्यूचुअलिज्म के अंदर कॉमन को इवोल्यूशन हो सकता है, तो ये आंसर सही हो गया। कुकू एंड क्रो, ये तो पैरासिटिज्म का एग्जांपल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर, सी आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैंने आपको बताया था, जब आपको पढ़ाया था शॉर्ट नोट्स में, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन से एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है, एक से ज्यादा भी आ सकते हैं, एक क्वेश्चन तो मिनिमम जरूर आएगा, ठीक है। तो बताओ, एक स्पीसीज को बेनिफिट, दूसरे स्पीसीज को हार्म, यानी एक स्पीसीज को लाभ दूसरे को हानि, दो में होता है, या तो प्रीडेशन या फिर पैरासिटिज्म। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पैरासिटिज्म दे रखा है, ठीक है। तो ए में क्या आ जाएगा, सेकंड। ए में सेकंड दो ऑप्शन में दे रखा है, दो में तो ए में 1 और 4 दे रखा है, तो इन दोनों ऑप्शन को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। ये होती है एलिमिनेशन प्रोसेस। अब हमें दो ऑप्शन पे ही ध्यान देना है, फर्स्ट और फोर्थ तो पहले वाले ऑप्शन से ही हट गए, ठीक है, पहले वाले ऑप्शन से ही हट गए, ठीक है। चलो अब उसके बाद देखो, वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर स्पीसीज नाइदर हार्म्ड और नॉर बेनिफिटेड, यानी एक को तो फायदा होता है, दूसरी स्पीसीज ना तो फायदा होता है ना नुकसान होता है, उसको जीरो से डिनोट करते हैं। अरे ये तो कॉमन सेलिज्म में दिखता है, ठीक है। तो 2 में क्या आ जाएगा, थर्ड, बी में क्या आ जाएगा, थर्ड, यानी दोनों में, यानी और आगे भी हमको देखना पड़ेगा। चलो, बोथ इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर बेनिफिटेड, दोनों स्पीसीज को क्या हो, फायदा हो। ये तो कहां पे देखा था, पिछले क्वेश्चंस में ही देखा था, म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस में देखा जाता है। तो सी में क्या आ जाएगा, म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस, सी में आ जाएगा 4। तो हमारा ऑप्शन तो क्या हो गया, ये हो गया, लेकिन लास्ट वाला भी देख लेते हैं। वन स्पीसीज इज हार्म्ड, यानी एक स्पीसीज को नुकसान होता है, अदर रिमेन अनअफेक्टेड, दूसरी अनअफेक्टेड रहती है। इस टाइप के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं, इस टाइप के रिलेशनशिप को एमेंसेलिज्म बोला जाता है, ठीक है। तो डी में क्या आ जाएगा, 1। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, जो पढ़ाया है उससे एक भी क्वेश्चन अभी भी बाहर नहीं आ रहा है, और मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, इससे डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए वैसे तो, ठीक है। और इसके लिए आप हमारी जो कोचिंग का जो पेड कोर्स है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वो चल रहा है, ऑनलाइन भी स्टार्ट हो चुका है, ऑफलाइन बैचेज भी चल रहे हैं, तो वहां पे और आपको डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो
वहाँ से आप इसको और कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी इनफ है, शॉर्ट नोट्स भी इनफ है। एक भी क्वेश्चन हमारे शॉर्ट नोट्स से बाहर अभी तक नहीं गया है, तो शॉर्ट नोट्स से भी आपका काम हो सके। इसके देखो खुद से पढ़ने में थोड़ी आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, खुद से एनसीईआरटी भी पढ़नी पड़ेगी, शॉर्ट नोट से इसको और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है वो आपको खुद को ही करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी रखिए, एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये शॉर्ट नोट्स, इसके साथ आप एनसीईआरटी रखिए, एनसीईआरटी से जो चीज़ें आपको एक्स्ट्रा लगे उनको वहीं पे ऐड कर लीजिए, ठीक। और साथ में क्या करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लीजिए, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट रहेगा सिलेक्शन पाने के लिए, ठीक है। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 1 ही रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दिया गया है। नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड। एक निश्चित समय में कितने जन्म हुए हैं वो वहां की क्या बताएगी, बर्थ रेट बताएगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो क्या चला जाएगा, नेटिलिटी या जन्म, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एमेंसेलिज्म। एमेंसेलिज्म के बारे में अभी क्वेश्चन नंबर 4 में हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने किया था कि एमेंसेलिज्म में क्या होता है, एक स्पीशीज को तो नुकसान होता है और दूसरी स्पीशीज ना तो नुकसान होगा ना फायदा होगा, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में देखो, वन स्पीशीज इज हार्म अनदर इज अनअफेक्टेड, यानी वन ऑप्शन ही सही हो गया, इसका ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो गया। यानी एक प्रजाति को तो नुकसान पहुंचता है, दूसरी क्या रहती है, अप्रभावित रहती है, ना नुकसान ना बेनिफिट। तो इसका तो ऑप्शन 1 ही हो गया। और ऑप्शन को देख लो, वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड अदर इज, वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड अदर इज अनअफेक्टेड, ये क्या हो गया, ये कॉमेंसेलिज्म हो गया। वन स्पीशीज इज हार्म्ड, एक को नुकसान दूसरी को फायदा, ये दो में होता है पैरासिटिज्म और प्रीडेशन, यानी परभक्षण और परजीविता के अंदर। तो ये भी गलत हो गया, दोनों स्पीशीज लाभान्वित रहती हैं, ये तो म्यूचुअलिज्म में होता है, सिम्बायोसिस में होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो, तो ऑप्शन क्या हो गया, ए इसका आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं इनके लिए पैसेज दिया गया है, ठीक है। तो अब देखो पैसेज वाले क्वेश्चन भी आते हैं आपके। हमने अभी तक कैसे क्वेश्चन देखे, हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देखे हैं। पीवाईक्यू से हमें क्या पता चला है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आते हैं, कि 4-5 स्टेटमेंट दे देगा किसी टॉपिक के बारे में, उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि करेक्ट कितने हैं, इनकरेक्ट कितने हैं बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए। दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, जैसे ये बर्थ रेट वाला क्वेश्चन था इस, ठीक है। बर्थ रेट वाले क्वेश्चन में क्या था, बर्थ रेट वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि पर कैपिचा जो बर्थ होते हैं उसको किससे डिनोट, बर्थ रेट से डिनोट करते हैं। उसके अलावा तीसरा हमने टेबल वाला क्वेश्चन भी देखा था पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से, तो टेबल वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चौथा पैसेज वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पैसेज में क्या होगा, किसी चैप्टर से 2, 3, 4, 5 लाइन दे देगा और उसके नीचे 5 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे उस पैसेज से रिलेटेड। अब ये जरूरी नहीं है कि उन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज में मिल जाए। जनरली ये होता है कि एक आध क्वेश्चन का आंसर पैसेज से मिल जाता है, लेकिन आपको खुद को नॉलेज होनी चाहिए उस चैप्टर की। पैसेज बस आपको इतना बताएगा कि ये किस चैप्टर से ये क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं पैसेज क्वेश्चन। तो पैसेज ये दिया हुआ है, पैसेज रिलेटेड है किससे, पैसेज रिलेटेड है पॉपुलेशन इंट्रैक्शन से, ठीक है। ये पैसेज आप पढ़ लेना, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। अब देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंट्रैक्शन वन स्पीशीज इज कंट्रोल इन द पॉपुलेशन ऑफ अदर स्पीशीज, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज की पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है। ये कब होता है, मैंने आपको बताया था, जैसे मान लीजिए कोई ग्रासलैंड है, कोई घास का मैदान है, तो घास को कौन खा रहा है, घास को खा रहा है रैबिट खा रहा है, ठीक है। और रैबिट को कौन खा रहा है, फॉक्स खा रही है, और फॉक्स को खा रहा है लॉइन खा रहा है। ये कोई घास का मैदान है, वहां पे फूड चेन चल रही है। देखो सिंगल फूड चेन नहीं होती है, काफी सारी फूड चेन होती है, ये आपस में इंटरकनेक्ट रह गई, फूड वेव बनाती है, लेकिन हम समझने के लिए सिंगल फूड चेन यहाँ पे ले रहे हैं। अब ये घास के मैदान में रैबिट्स हैं, रैबिट्स किसको खा रहे हैं, घास को खा रहे हैं। तो रैबिट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए इनको मार के कौन खा रहा है, फॉक्स खा रहा है। यानी फॉक्स ने क्या किया, रैबिट को कैच किया,
उसके बाद इसको किल करेगी और ईट करेगी। कैच, किल और ईट, यानी रैबिट को तो क्या हो गया, इसकी जान चली गई, तो इसको तो क्या हो गया, नुकसान हो गया। लेकिन फॉक्स को क्या है, खाना मिल गया, तो फॉक्स को क्या हो गया, फायदा हो गया। एक स्पीसीज को नुकसान और दूसरे को फायदा, और जिसमें एक स्पीसीज दूसरे को मार करके खाए, इस टाइप के प्रीडेशन को बोलते हैं, सॉरी इस टाइप की इंटरेक्शन को बोलते हैं प्रीडेशन। इस टाइप की इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं, प्रीडेशन, ठीक है, या परभक्षण। तो इसमें क्या हो रहा है, फॉक्स रैबिट की जो यहाँ पे नंबर्स हैं उनको क्या कर रहा है, एक तरह से कंट्रोल भी कर रहा है। तो ये हमसे पूछा गया है कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज की पॉपुलेशन को कंट्रोल करती है, कौन सी इंटरेक्शन में करती है, प्रीडेशन के अंदर, ठीक है, शिकार या परभक्षण भी इसको बोला जाता है, परभक्षण। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, वही आपके टेबल वाला क्वेश्चन आ गया। देखो इसमें टेबल वाले क्वेश्चन और इजी होते हैं, एक या दो का आपको मैचिंग पता है तो उससे आपका आंसर निकल सकता है। कैमोफ्लेज प्लांट करते हैं, कैमोफ्लेज एनिमल्स भी करते हैं। क्यों करते हैं, ये इसलिए किया जाता है ताकि अपने शिकारी से बचा जा सके, ठीक है। तो कैमोफ्लेज अपने शिकारी से बचने के लिए करते हैं। मेनली ये कौन करते हैं, इंसेक्ट करते हैं, ठीक है, मेनली ये कौन करते हैं, इंसेक्ट्स करते हैं। उसके अलावा एपीफाइट आपने को पढ़ाया था मैंने कॉमन सेलिज्म में, ऑर्किड एपीफाइट होता है हायर प्लांट्स पे, मैंगो की प्लांट पे। उसके अलावा एक्टोपैरासाइट कैमोफ्लेज में आ जाएगा इंसेक्ट। एक्टोपैरासाइट वो होते हैं, मैंने बताया था आपको, जो होस्ट के बाह्य त्वचा पे लगे या बाह्य स्किन पे लगे उसे एक्टोपैरासाइट बोलते हैं। तो एक्टोपैरासाइट कौन हो जाएगा, कुस्कुटा या अमर बेल जिसे बोलते हैं, वो क्या होती है, प्लांट के ऊपर लगती है, एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर जाए, ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे पैरासाइट जो होस्ट की बॉडी के अंदर प्रवेश करे और वहां से न्यूट्रिशन ले, ऐसे टाइप के पैरासाइट को बोलते हैं प्लाज्मोडियम, सॉरी ऐसे टाइप के पैरासाइट को बोलते हैं एंडोपैरासाइट, और इसका एग्जांपल हो गया प्लाज्मोडियम। तो ए में क्या आएगा, ए में सेकंड, यहाँ पे और यहाँ पे दिया है, ये दोनों ऑप्शन तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। चलो बी में क्या आएगा, 1, बी में 1। उसके बाद सी में क्या आएगा, सी में 4। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 करो। पैरासिटिज्म में आपको पता है ये कोई होस्ट के ऊपर या अंदर क्या लगा होता है, पैरासाइट। यदि ऊपर लगा है तो ये क्या हो गया, एक्टोपैरासाइट, ठीक है। दूसरा, अगर होस्ट के अंदर पैरासाइट, ये क्या है, होस्ट है, होस्ट के अगर अंदर पैरासाइट है तो उस पैरासाइट को बोलते हैं एंडोपैरासाइट, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, होस्ट को तो नुकसान होगा, सिंपल सी बात है, होस्ट पे कोई चिपक रहा है, खाना प्राप्त कर रहा है तो होस्ट को तो नुकसान ही होगा, और पैरासाइट को खाना मिल रहा है, रहने के लिए जगह मिल रही है, तो इसको क्या होगा, इसको फायदा होगा, प्लस और माइनस। लेकिन पैरासाइट होस्ट को कभी किल नहीं करता है डायरेक्टली, इनडायरेक्टली उसको कमजोर कर देगा, बीमारियों से उसकी मृत्यु हो सकती है, लेकिन डायरेक्टली कैच करके किल नहीं करता है, जो कि प्रीडेशन में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्पीसीज को फायदा होगा, एक को नुकसान होगा। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड, अदर इज हार्म। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें हमने पूछा गया है, कुछ इंटरेक्शंस दी हुई हैं और पूछा गया है कि कौन कौन सी इंटरेक्शन सही हैं। पहले तो हम इंटरेक्शन जो स्टेटमेंट दिया है वही पढ़ लें। द पॉपुलेशन इंटरेक्शन वेयर वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड, एक को तो हो फायदा और एक को हो नुकसान। अब जैसे ही ये सुना एक को फायदा एक को नुकसान, तो हमारे दिमाग में दो इंटरेक्शंस आई, दो क्रियाएं आई। एक तो हमारे दिमाग में आई प्रीडेशन या परभक्षण, उसमें भी प्रे को नुकसान होता है और जो शिकारी होता है उसको क्या होता है, फायदा होता है, ठीक है। और दूसरा आ गया पैरासिटिज्म, जो अभी मैंने बताया था, होस्ट को नुकसान होगा और पैरासाइट जो परजीवी है उसको क्या होगा, फायदा होगा। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा, एक तो पैरासिटिज्म और एक प्रीडेशन। सी एंड डी कौन से ऑप्शन में दे रखा है, बी। तो आंसर क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 देखो। द इंटरेक्शन बिटवीन सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश, सी एनीमोन और क्लाउन फिश के जो इंटरेक्शन होती है वो क्या कहलाती है।
ये एग्जाम्पल हमने कहाँ देखा था? ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कहाँ पे? कॉमन सेलिज में। कॉमन सेलिज, ठीक है, कॉमन सेलिज में। कॉमन सेलिज में क्या होता है? कॉमन सेलिज में इसी को सहभोजिता बोलते हैं। सहभोजिता के अंदर क्या होगा? सहभोजिता के अंदर एक स्पीसीज को तो फायदा होता है, एक स्पीसीज को ना नुकसान ना फायदा। इसके एग्जांपल्स देखे थे। सबसे पहले हमने एपीफाइट देखा था, मैंगो की प्लांट पे ऑर्चिड उगता है, वो किसका एग्जांपल हो गया? कॉमन सेलिज्म का। इसके अलावा हमने सी एनीमोन और क्लाउन फिश देखा था। इसके अलावा बार्नेकल्स, व्हेल की पीठ पे जो बार्नेकल्स उग जाते हैं वो भी कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल है। इसके अलावा हमने एक एग्जांपल और देखा था, कैटल एग्रेट और कैटल्स, यानी मवेशी और मवेशी बगुले, वो एग्जांपल भी इसी का है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है? सी एनीमोन एंड क्लाउन फिश। तो ये किसका एग्जांपल है? कॉमन सेलिज्म या सहभोजिता का एग्जांपल है, ठीक है। कॉमन सेलिज्म या सहभोजिता का ये उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गए हैं। 14 देखो, 14 है एडेप्टेशन से। फिर वही स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया। थोड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट वाले, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए टॉपिक पे, तभी आप कर पाएंगे। मैंने आपको एडेप्टेशन में बताया था, अनुकूलन में बताया था कि अगर कोई भी इंसान ऊंचाई पे जाता है तो क्या होता है? ऊंचाई पे प्रेशर कम होता है। ऊंचाई पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से हमारी बॉडी ऑक्सीजन उतनी नहीं ले पाती है। तो उससे क्या होगा? हमारी बॉडी में थकान देखने को मिलेगी, उल्टी जैसा, वॉमिटिंग जैसा मन करेगा, फटीग, वॉमिटिंग। इसके अलावा मतली आएगी, ठीक है, वॉमिटिंग जैसा मन करेगा, मतली जैसे बोलते हैं। उसके अलावा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी बॉडी में। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी क्या करती है? तुरंत ही एक्लिमेटाइज करती है, शॉर्ट टाइम के लिए एडेप्टेशन करती है। एक्लिमेटाइज में क्या करेगी? हमारी बॉडी हमारे जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, हीमोग्लोबिन, उसका नंबर बढ़ा देगी, ठीक है। हीमोग्लोबिन के नंबर यानी आरबीसी के नंबर क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। बॉडी के अंदर आरबीसी के नंबर क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। मैंने जब आपको शॉर्ट नोट्स बना रहा था उस टाइम भी मैंने आपको बताया था। उसके अलावा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, दो इनकी बाइंडिंग होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। ये जल्दी जल्दी टूटेगा, यानी इसकी जो बंधनकारी क्षमता है, बाइंडिंग एफिनिटी है, इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है, बंधनकारी जो क्षमता होती है, ये क्या हो जाती है? कम हो जाती है। बाइंडिंग एफिनिटी इसकी कम हो जाती है। आरबीसी के नंबर बढ़ जाएंगे, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा क्या होगी? रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगी, श्वसन दर बढ़ जाएगी तेजी से, या इसको लिखिए ब्रीदिंग रेट, ठीक है, जल्दी से सांस लेने, ऐसे ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये तीन क्या होते हैं? कंपनसेशन होते हैं बॉडी के अंदर, ताकि जो ऑक्सीजन की कमी है उसको जल्दी से जल्दी सही किया जा सके, एक्लिमेटाइजेशन किया जा सके बॉडी के अंदर, और वहां पे लंबे टाइम तक रहा जा सके। तो इसके अंदर क्या होगा? जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होगी, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ये वाला तो सही ऑप्शन है, लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। दूसरा, डिक्रीजिंग द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की बंधनकारी क्षमता घट जाती है, ये बात भी सही है। हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बंधनकारी क्षमता या बाइंडिंग एफिनिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इंक्रीजिंग द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ये गलत हो गया। बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो लंबे समय तक ऑक्सीजन को होल्ड करके रखेगा हीमोग्लोबिन, और लंबे समय तक होल्ड करके रखेगा तो वहां पे ऑर्गन्स के पास ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगी जल्दी से, तो ये तो गलत हो गया। इंक्रीजिंग द ब्रीथिंग रेट, सांस लेने की दर बढ़ जाती है, ये भी मैंने बताया था, तो ये भी सही। तो कौन कौन से सही हो? अब हमसे पूछो करेक्ट पूछे हैं कि इनकरेक्ट। देखो करेक्ट पूछे हैं तो करेक्ट हमें यहाँ पे चूज करना है ए, बी एंड डी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए, बी एंड डी। कोई ऑप्शन दे रखा है? हाँ, सी ऑप्शन। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी आ जाएगा। चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ये है गैलापागोस आइलैंड पे जो वहां पे कछुए पाए जा रहे थे वो एक्सटिंक्ट हो गए। एबिंगडन कछुए पाए जा रहे थे गैलापागोस पे, वो क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए। अब क्यों हो गए वो मैंने कहानी आपको बताई थी पैरासिटीज में, कंपटीशन में मैंने बताई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि वहां पे पहले तो वहां पे कछुए ही थे,
कछुए रह रहे थे, आराम से खा रहे थे, कोई उतनी दिक्कत नहीं थी क्योंकि सफिशिएंट रिसोर्सेज था। लेकिन उनसे ज़्यादा एफिशिएंट चरने वाले, ग्रेजिंग करने वाले बकरियों को वहाँ पे ले जाया गया। और बकरियों को जैसे ही ले जाया गया तो अब क्या होगा, बकरियों के बीच में और कछुओं के बीच में क्या होगी, कंपटीशन होगी। क्यों कंपटीशन होगी? क्योंकि दोनों तो घास को ही खा रहे हैं, दोनों के बीच कंपटीशन होगी। और कंपटीशन होगी तो उसमें जो ज्यादा डोमिनेंट रहेगा, जो ज्यादा फिट रहेगा वो जीतेगा, बाकी को एलिमिनेट होना पड़ेगा दूसरी स्पीसीज को। तो बकरियों की ग्रेजिंग क्षमता, चारण क्षमता क्या पाई जाती थी, ज्यादा पाई जाती थी। बकरियां वहां पे सरवाइव कर गई, धीरे धीरे वहां पे जो एबिंगडन कछुए थे वो वहां से क्या हो गए, उनको जाना पड़ा या फिर उनको वहां से एक्सटिंक्ट होना पड़ा। तो ये वाली घटना कहां देखी थी हमने, कंपटीशन में देखी थी। ठीक है, तो किसकी वजह से एबिंगडन को, टॉर्टोइज को जाना पड़ा, गोट्स की वजह से। क्योंकि गोट्स की क्या होती है, ग्रेजिंग पावर यानी चारण क्षमता क्या होती है, चरने की जो क्षमता है वो ज्यादा है, यानी वो क्या है, फिटेस्ट है, वहां के लिए वो सबसे ज्यादा अनुकूल है। ठीक है, वो वहां के लिए सबसे ज्यादा अनुकूल है, फिट है वहां। क्वेश्चन नंबर 16, फिर वही इंट्रैक्शन से आ गया, सिंपल सा है। एक स्पीसीज को क्या हो रहा है, वन स्पीसीज इज हार्म, एक को नुकसान, दूसरे को ना नुकसान ना फायदा। सिंपल क्वेश्चन, क्या आ जाएगा इसका आंसर, कॉमन सेलिज्म, सॉरी एमेंसेलिज्म, या ऐसे एबोजिता नहीं बोलते इसको, अंतरजीवी परजीविता बोलते हैं, अंतरजीवी परजीविता। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, अंतरजीवी परजीविता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकोराइजा। माइकोराइजा मैंने आपको बता ही रखा है, माइकोराइजा किसका एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। माइकोराइजा में क्या, फंजाई, प्लांट और फंजाई, कवक और पौधे दोनों के बीच में होता है, और दोनों को क्या होता है, दोनों को फायदा होता है। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन देखो, कितने सारे क्वेश्चन पॉपुलेशन इंटरेक्शन से ही आ रहे हैं। ठीक है, बीच में पॉपुलेशन ग्रोथ से भी क्वेश्चन थे, पॉपुलेशन जो कैरेक्टर्स थे उससे भी क्वेश्चन थे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो अब देखो, ये पॉपुलेशन ग्रोथ से क्वेश्चन आ गया, वो भी कहां से, पॉपुलेशन ग्रोथ में पॉपुलेशन ग्रोथ से नहीं, पॉपुलेशन जो कैरेक्टर है, एट्रीब्यूट्स है, वहां से क्वेश्चन आ गया। वो भी कहां से, एज स्ट्रक्चर्स जो हमने देखी थी या सेक्स स्ट्रक्चर जो देखी थी वहां से। क्या बोला गया, क्वेश्चन पढ़ो। इन ए कंट्री, एक देश में एक समय पर पॉपुलेशन हैज द सेम नंबर ऑफ यंग्स, यानी जो प्री रिप्रोडक्टिव, यंग का मतलब क्या हो गया, प्री रिप्रोडक्टिव, यंग का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, प्री रिप्रोडक्टिव, और मैच्योर यानी एडल्ट्स जो रिप्रोडक्शन करते हैं, और रिप्रोडक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है कि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के नंबर समान है, तो हमें कौन सी ग्रोथ देखने को मिलेगी, आगे पॉपुलेशन बढ़ेगी या स्टेबल रहेगी या कम रहेगी। तो मैंने आपको बताया था, अगर प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव के नंबर बराबर हैं, बाकी ओल्ड एज वालों के नंबर तो धीरे धीरे क्या होंगे, कम ही होंगे। तो यहाँ पे प्री रिप्रोडक्टिव यानी जनन पूर्व और रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, जनन करने वाले जननक्षम व्यक्तियों की संख्या बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी भी उतनी ही जनसंख्या बढ़ रही है और बाद में भी उतनी ही जनसंख्या बढ़ेगी। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी, स्थायी रहेगी। ठीक है, और मैंने इसका शेप भी आपको बताया था, तो कमेंट करके बताइए किस शेप का यहाँ पे जो ये जो ग्राफ है ये किस शेप का देखने को मिलता है हमें, ये बेल शेप का कर्व। किस शेप का देखने को मिलता है हमें, बेल शेप का। ठीक है, तो यहाँ पॉपुलेशन क्या रहेगी, स्टेबल रहेगी, स्थायी रहेगी, स्थिर रहेगी। स्थिर यहाँ पे लिख लीजिए इसको ना, स्थिर रहेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 19, गॉज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आपको समझाया था गॉज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गॉज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में मैंने क्या बताया था कि दो स्पीसीज अगर एक ही रिसोर्स के लिए, एक ही संसाधन के लिए कंपटीशन कर रही हैं तो लंबे समय तक साथ नहीं रह सकती हैं, किसी एक को क्या करना पड़ेगा, एक्सटिंक्ट होना पड़ेगा। देखो मैंने बताया था ना, गैलापैगोस पे कछुए और
जो वहां पे बकरियां थी वो एक ही संसाधन, एक ही खाने के लिए क्या कर रही थी, कंपटीशन करनी पड़ रही थी उनको। तो एबिंडन कछुए को वहां से जाना पड़ा, विलुप्त होना पड़ा, एक्सटिंक्ट होना पड़ा। क्यों? क्योंकि दूसरे की जो कंपटीशन करने की क्षमता है, दूसरे की फिटनेस वो ज्यादा है। ठीक है, तो जो स्पीशीज, एक दो स्पीशीज अगर एक ही संसाधन या रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन कर रही हैं तो वो लंबे समय तक साथ में नहीं रह सकती। जो इंफीरियर स्पीशीज है उसको एक्सक्लूड होना पड़ेगा, जो डोमिनेंट स्पीशीज है वो ही वहां पे रहेगी। ये प्रिंसिपल गॉज ने बताया था, इसीलिए इसको गॉज का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या गॉज का बहिष्करण सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो कौन सी स्पीशीज एक्सक्लूड हो जाएंगी? एलिमिनेटिंग द इंफीरियर स्पीशीज। तो अधोमुखी या घटिया स्पीशीज, जो कमजोर स्पीशीज हैं, उनका वहां पे क्या हो जाएगा? एक्सक्लूजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात सही होगी। अब देखो एक्सक्लूजन हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैंने आपको फिर एक बात और बताई थी कि मैकआर्थर ने ये बताया था अगर वो आपस में क्या कर लें, समझौता कर लें। समझौता कैसे? कि कोई स्पीशीज कुछ और खा ले, कोई स्पीशीज कोई दूसरा फूड मटेरियल खा ले, अलग अलग टाइम पे खा ले, अलग अलग तरीके पे, अलग अलग जगह पे जाके खा ले, तो वहां पे उनकी कंपटीशन को कम किया जा सकता है। यानी रिसोर्सेज का पार्टीशन कर दें, संसाधनों का विभाजन कर दें, तो वहां पे वो जीवित रह सकती हैं। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि गॉज की जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसको कैसे गलत साबित कर सकते हैं, कैसे दो स्पीशीज साथ में रह सकती हैं जब वहां पे रिसोर्सेज की क्या कर दें? पार्टीशनिंग कर दें। ठीक है, रिसोर्सेज संसाधनों का क्या कर दें? बंटवारा कर दें। ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। फिर नेक्स्ट वही सिंपल सा क्वेश्चन कितनी बार कर चुके हैं। सहभोजिता में क्या होता है? एक को फायदा, एक को कुछ नहीं। One species is benefited, another is unaffected, यानी A में 4, A में 4 कहाँ? इसमें दे रखा है, तो आंसर तो यही हो जाएगा। चलो आगे भी देख लेते हैं। म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिता। सहोपकारिता के अंदर क्या होता है? दोनों स्पीशीज फायदे में रहती हैं, दोनों स्पीशीज फायदे में रहती हैं। कहाँ पे? दोनों स्पीशीज फायदे में रहती है। ये ए बी में आ जाएगा थर्ड, बी में आ जाएगा थर्ड। उसके बाद एमेंसेलिज्म या अंतरजातीय परजीविता के अंदर एक फायदे में, सॉरी एक नुकसान में, दूसरी ना तो फायदे में ना नुकसान में। ठीक है, तो बी में आ जाएगा सेकंड, सॉरी सी में आ जाएगा सेकंड। पैरासिटिज्म में क्या होता है? होस्ट को नुकसान होता है और पैरासाइट या परजीवी को फायदा होता है। तो एक स्पीशीज को फायदा, एक को नुकसान, तो डी में आ जाएगा 1। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे किससे रिलेटेड? ये सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। ये सारे रिलेटेड हैं किससे? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से। तो हमने जो पढ़ा उसको अप्लाई भी किया, सारे क्वेश्चंस हमसे पीवाईक्यू वाले हो गए। इसका मतलब आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है। एनसीईआरटी आप इसके अलावा पढ़ लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ भी सकते हैं मालवी एकेडमी पे, और बाकी के जो बोर्ड रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेकर के आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू बच्चों।